गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टाइम रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था कि समय प्रतिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। 4 प्रकार के सिग्नल के बारे में हमने देखा था, स्टेप, रैंप, वेलोसिटी, या इसको हम पैराबोलिक बोलते थे, और इम्पल्स सिग्नल। तो ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल थे। आज की क्लास में हम पीआईडी कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे कि पीआईडी कंट्रोलर है क्या, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आज का हम जो लेक्चर है उसमें पीआईडी कंट्रोलर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पीआईडी कंट्रोलर्स, पीआईडी नियंत्रकों का परिचय। तो जो कंट्रोलर उसे हम नियंत्रक कहते हैं। तो यहाँ पे जो नियंत्रक है, जो कंट्रोलर है, एक उपकरण है जिसे जब सिस्टम के फीडबैक या फॉरवर्ड पाथ में लगाया जाता है या पेश किया जाता है तो स्टेडी स्टेट और आवश्यकता के अनुसार ट्रांजिएंट रिस्पांस को नियंत्रित ये करता है। इस तरह के उपकरण नियंत्रक को इनपुट को एरर के अनुपातिक की तुलना में एरर के कुछ अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस में सुधार होता है। मतलब पीआईडी कंट्रोलर जो होता है उसमें जो कंट्रोलर है वो एक उपकरण होता है जो किसी भी सिस्टम के फीडबैक या फॉरवर्ड पाथ में लगाया जाता है और स्टेडी स्टेट और आवश्यकता अनुसार ट्रांजिएंट रिस्पांस को यह नियंत्रित करता है। जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ये आपके सिस्टम के स्टेडी स्टेट या ट्रांजिएंट रिस्पांस को कंट्रोल करता है। इस तरह के जो उपकरण होते हैं, कंट्रोलर के इनपुट को एरर के अनुपातिक की तुलना में, मतलब इस तरह के उपकरणों में जो कंट्रोलर होता है उसके जो इनपुट हैं उस इनपुट को एरर के अनुपात की तुलना में एरर के कुछ अन्य रूप में परिवर्तित करता जाता है, जिसके कारण जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है उनमें सुधार होता जाता है। तो सामान्य अच्छे समय की प्रतिक्रिया के मांगानुसार जो पीआईडी कंट्रोलर है उनमें क्या होना चाहिए कि अच्छे समय की प्रतिक्रिया के मांगानुसार इसमें लेस सेटिंग टाइम होना चाहिए, लेस ओवरशूट होना चाहिए, लेस राइज टाइम होना चाहिए और स्मॉलेस्ट स्टेडी स्टेट एरर दिखना चाहिए। ठीक, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोलर हैं, विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रक हैं, उनको प्रदान करके स्टेडी स्टेट एरर एवं ओवरशूट के साथ कंप्रोमाइज किया गया है। तो यहाँ पर हम पीआईडी को अलग अलग फॉर्म में जब बोलते हैं तो फर्स्ट होता है पीडी। पीडी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव एक्शन। प्रोपोर्शनल मतलब होता है अनुपातिक और डेरिवेटिव एक्शन मतलब होता है व्युत्पन्न क्रिया। तो जब हम किसी अनुपात में व्युत्पन्न क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीडी कंट्रोल कहते हैं। उसी प्रकार से होता है पीआई। पीआई में होता है पी प्रोपोर्शनल, आई होता है इंटीग्रल एक्शन अभिन्न क्रिया। तो जब किसी प्रक्रिया में अनुपातिक रूप में अभिन्न क्रिया किया जाता है तो उसे हम पीआई कहते हैं। उसी प्रकार से पीआईडी, पीआईडी जो होता है वो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एक्शन प्लस डेरिवेटिव मतलब अनुपातिक प्लस अभिन्न क्रिया प्लस व्युत्पन्न क्रिया का एक संपूर्ण रूप होता है जिसे हम पीआईडी कहते हैं। चौथा होता है रेट फीडबैक कंट्रोलर, जिसे हम जो होता है आउटपुट डेरिवेटिव्स कंट्रोल, जो आउटपुट के डेरिवेटिव्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोलर होते हैं उनकी मदद से हम स्टेडी स्टेट एरर और ओवरशूट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं और ये पीडी, पीआई, पीआईडी और रेट फीडबैक कंट्रोलर के रूप में हमें मिलते हैं। तो जो सबसे पहला है पीडी कंट्रोलर। तो पीडी कंट्रोलर जो होता है
एक कंट्रोलर है जो फॉरवर्ड पाथ में बढ़ते हुए इनपुट कंट्रोलर को चेंज करता है प्रोपोर्शनल और व्युत्पन्न त्रुटि संकेत के योग में पीडी कंट्रोलर कहलाता है। मतलब जो पीडी कंट्रोलर होता है वो फॉरवर्ड पाथ में आगे की ओर बढ़ते हुए जो इनपुट कंट्रोलर है उसको चेंज करता जाता है, और पीडी कंट्रोलर को हम अनुपातिक और व्युत्पन्न क्रिया के योग के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा जो है पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर में जो कंट्रोलर है वो फॉरवर्ड पाथ में बढ़ते हुए इनपुट कंट्रोलर को चेंज करता है और अनुपातिक और अभिन्न त्रुटि संकेत के योग में पीआई कंट्रोलर कहलाता है। तीसरा जो है पीआईडी, जैसा कि पीडी क्षणिक ट्रांजिएंट में और पीआई स्टेडी स्टेट सुधार करता है। जो पीडी कंट्रोलर होता है वो आपके ट्रांजिएंट रिस्पांस को मेंटेन करता है, उसमें सुधार कार्य करता है, और जो पीआई होता है वो स्टेडी स्टेट स्थिर अवस्था में सुधार करता है। तो इन दोनों पीडी और पीआई के जो संयोजन से सिस्टम के समग्र टाइम रिस्पांस को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीआईडी में अनुपातिक, अभिन्न क्रिया और व्युत्पन्न क्रिया का योग हमें पीआईडी कंट्रोलर के रूप में दिखता है। तो यहाँ पे एक पीआईडी कंट्रोलर का एक ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, आरएस एक रेफरेंस इनपुट एरर डिटेक्टर के फॉर्म में फॉरवर्ड पाथ में आगे बढ़ रहा है। एक आपका है यहाँ पे एसटीडी फॉर्म में के कांस्टेंट और के बाई एस, मतलब ये सभी क्या है, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में हमें दिख रहे हैं, जो प्लांट या कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए मदद कर रहा है। और एक हमने यहाँ पे क्या लगाया है, फीडबैक पाथ लगाया है। तो ये क्या है, आपका एक पीआईडी टाइप कंट्रोलर का सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर है? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वो आपके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को किसी भी सिस्टम में कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वो मैकेनिज्म, जिसे हम कहते हैं सर्वो यंत्रावली या सर्वोकल। तो सर्वो मैकेनिज्म में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार सर्वो मैकेनिज्म पद को सहायक यंत्र का अर्थ दिया गया है। सर्वो मैकेनिज्म को क्या कहते हैं डिक्शनरी में, सहायक यंत्र कहा जाता है, परंतु इसके कार्य के अनुसार इसे सर्वो यंत्रावली अथवा सर्वोकल कहना उचित होगा। सर्वो यंत्रावली या तथा नियामक उपकरणों का प्रारंभ में बहुत उपयोग होने लगा था, बाद में इन्हें पुनः निवेश नियंत्रण पद्धति का अंग माना जाने लगा। सर्वो यंत्रावली एक ऐसा पुनः निवेशन नियंत्रण तंत्र है जिसमें नियंत्रक निर्गम के कुछ फलनीय अंश का निर्देश निवेश से तुलना की जाती है। मतलब यहाँ पे जो सर्वो मैकेनिज्म है, सर्वो यंत्रावली जो है वो एक री इन्वेस्टमेंट कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिसमें जो कंट्रोलर होता है वो इनपुट के कुछ फलनीय अंश को निवेश के आउटपुट के कुछ फंक्शन को डायरेक्शन इनपुट से तुलना की जाती है, तथा अंतर का उपयोग परिचालित संकेत या एक्चुएटिंग सिग्नल के रूप में नियंत्रण तत्वों, कंट्रोलिंग एलिमेंट को दिया जाता है, ताकि जो आउटपुट सिग्नल है का सही नियंत्रण किया जा सके। इस परिचालित संकेत का प्रवर्धन भी किया जाता है ताकि यह परिवर्तनीय प्रचल तथा निर्देश निवेश के अंतर को शून्य कर सके तथा नियंत्रक घटकों को चलाया जा सके। सबसे पहला सर्वो यंत्रावली 1934 में एच.एल. हॉजन ने दी थी। उसमें नियंत्रण निर्गम परिस्थिति का अभिकल्पन किया तथा इसके लिए निर्देश निवेशी परिस्थिति का उपयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में तीव्र, यथार्थ तथा स्वचालित अस्त्रों व फौजी वाहनों की आवश्यकता का अनुभव किया गया, इसलिए
1920 में मिनोरस्की ने जो स्वचालित समुद्री जहाज का चलन चक्का स्टीयरिंग व्हील बनाया था, वह अपने समय सर्वो यंत्रावली का अभूतपूर्व आविष्कार था। तो यहाँ पे जो सर्वो मैकेनिज्म है उनको यहाँ पर 3 टाइप्स में बताया गया है। पहला है प्रारूप जीरो सर्वोकल, जिसे हम टाइप जीरो सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। ये टाइप जीरो सर्वो मैकेनिज्म का एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं, ये एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, प्रवर्धन, यहाँ पे री इनपुट हो रहा है, पुनर्निर्वेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर एम्प्लीडाइन एक लगा हुआ है मोटर, एम्प्लीडाइन मोटर जो स्पेशल टाइप के मशीन्स होते हैं। ठीक है, और ये आपका डीसी मोटर एक लगा हुआ है, डीसी करंट यहाँ पर जा रहा है। क्लियर है, ये टाइप ओ सर्वो मैकेनिज्म है। उसी प्रकार से सेकेंड जो टाइप है वो है टाइप 1 सर्वो मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन इनपुट यहाँ पे दिया जा रहा है, यह एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेका जनित्र लगा हुआ है, जनरेटर, एक एम्प्लीडाइन मोटर है, यहाँ पे दिष्ट धारा जा रही है, आपका एक दिष्ट धारा मोटर लगा हुआ है। ठीक, और तीसरा जो है वो है टाइप 2 सर्वोकल। तो टाइप 2 सर्वोकल आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्थिति के अनुसार निर्देश दिए जा रहे हैं, एक पायलट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल मोटर शाफ्ट की स्थिति बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर लगा है, पुनः निवेशन किया जा रहा है और प्रति संभरण किया जा रहा है। तो ये क्या है, सर्वो मैकेनिज्म टाइप 2 सर्वोकल है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सर्वो मैकेनिज्म के स्थिति को हमने यहाँ पर डायग्राम के द्वारा देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, चालू बंद नियंत्रण प्रणाली। तो चालू बंद नियंत्रण प्रणाली जैसे आप लोगों ने घरों में बहुत बार देखा होगा, स्विच ऑन ऑफ, लाइट को अगर मुझे चालू करना है तो ऑन करना है, बंद करना है तो ऑफ करना है। तो ये भी क्या है, एक ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। वाटर हीटर जो इमर्शन रॉड लगाते हो आप, या जो हीटर घरों में लगे रहते हैं, उसको हम ऑन ऑफ करते हैं, मतलब ऑन किया तो वो चालू हो गया, गर्म होने लगा, ऑफ किया तो बंद होकर ठंडा होने लगा। तो ये सभी क्या है, एक ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। तो चालू बंद नियंत्रण प्रणाली जो है, यह एक नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल एक्शन है भी है। मतलब जो ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है वो एक कंट्रोल एक्शन भी है। इसमें नियंत्रण के अंतिम घटक में 2 परिस्थितियां होती हैं। तब मापन प्रचल का मान वांछित मान सेट पॉइंट में कम होता है तो क्रिया चालू हो जाती है, तथा तब तक रहती है जब तक कि वांछित मान प्राप्त नहीं हो जाता है। मतलब ये एक नियंत्रण क्रिया है जिसमें नियंत्रण के अंतिम घटक में 2 परिस्थितियां होती हैं। जब मापन प्रचलन का मान वांछित मान से कम होता है तो क्रिया ऑन हो जाती है, चालू हो जाती है, और ये तब तक रहती है जब तक कि वांछित मान की प्राप्ति नहीं हो जाती। फिर वांछित मान में अधिक मान होने पर क्रिया बंद हो जाती है, और जब आपकी स्पेसिफिक या जो सेट वैल्यू है उससे वैल्यू अधिक हो जाता है तो वो जो क्रिया है, वो जो एक्शन है, वो बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। इस प्रकार चालू बंद का काम चलता रहता है। यह क्रिया रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों में पाई जाती है। तापमान मापने के लिए थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। तो तापमान रोध होने पर कंप्रेसर मोटर के खींच को चालू कर देते हैं, स्विच को चालू कर देता है तथा कक्ष ठंडा हो जाता है। तापमान कम होने पर स्विच बंद हो जाता है तथा यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक रेफ्रिजरेटर में नियंत्रित तापमान रहता है। मतलब हम, जैसे मैंने आपको गीजर का एग्जांपल दिया था, गीजर में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर फिक्स रहता है। जब आप उसको ऑन करते हो तो क्या होता है कि जैसे ही वो 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है टेम्परेचर पानी का, तो ये ऑफ हो जाता है। पानी वहाँ पे फिर क्या होता है, 40 डिग्री तक उतरता है, और जैसे ही ये 40 डिग्री तक टेम्परेचर उतरता है, ये फिर ऑन होके 75 डिग्री तक जाता है और फिर ऑफ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि रेफ्रिजरेटर में नियंत्रित तापमान
रहता है, मतलब गीजर में। उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर का भी यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। क्लियर है? तो ये था आपका ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर जो है वो एक स्पेशल टाइप के मशीन के अंतर्गत आता है। तो स्टेपर मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण डिवाइस है जो इनपुट पल्स की श्रृंखला के प्रतिक्रिया में स्टेप मूवमेंट को सक्रिय करता है। मतलब जैसे जैसे इनपुट पल्स की एक श्रृंखला या सिलसिला मिलते जाता है, उसके रिस्पॉन्स में वो स्टेप मूवमेंट संचार को सक्रिय करता है। स्टेप मूवमेंट आपका एंगुलर या लीनियर हो सकता है। प्रत्येक पल्स इनपुट के कारण स्टेप मूवमेंट को वो सक्रिय करता है। डिवाइस गति नियंत्रण प्रणालियों जैसे प्रिंटर, टेप, ड्राइव इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर और दूसरा होता है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो स्टेपर मोटर के बारे में हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसको और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल में स्टडी फॉर्म में दूंगा, जिसमें स्टेपर मोटर क्या है, उसकी वर्किंग कैसी है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम प्रैक्टिकल में स्टडी ऑफ स्टेपर मोटर ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है इसके बारे में बताया, सर्वो मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में बताया, और स्टेपर मोटर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। इतनी चीजों में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो एक है परिभाषा वो है सिंक्रो क्या होता है। तो सिंक्रो जो है एक ट्रांसड्यूसर का प्रकार होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कोणीय शाफ्ट की स्थिति में बदल देता है। मतलब सिंक्रो जो होता है वो एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो किसी भी कोणीय शाफ्ट की स्थिति को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बदल देता है। इसका उपयोग एरर डिटेक्टर और रोटरी पोजीशन सेंसर के रूप में किया जाता है। शाफ्ट की गलत गणना के कारण सिस्टम में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। ट्रांसमीटर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर सिंक्रो के दो मुख्य भाग हैं। तो सिंक्रो सिस्टम के प्रकार। सिंक्रो प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहला है नियंत्रण प्रकार सिंक्रो और दूसरा है आपका टॉर्क ट्रांसमिशन टाइप सिंक्रो। टॉर्क ट्रांसमिशन टाइप सिंक्रोज में क्या होता है कि यह एक प्रकार के सिंक्रोज में छोटे आउटपुट टॉर्क होते हैं और इसलिए इनका उपयोग पॉइंटर की तरह बहुत हल्के भार को चलाने के लिए किया जाता है। सिंक्रो प्रकार का उपयोग बड़े भार को चलाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है कंट्रोल टाइप सिंक्रो सिस्टम। तो स्थिति नियंत्रण प्रणालियों में त्रुटि का पता लगाने के लिए कंट्रोल सिंक्रोज का उपयोग किया जाता है। उनकी प्रणालियों में दो इकाइयां होती हैं, वो है पहला सिंक्रो ट्रांसमीटर, दूसरा है सिंक्रो रिसीवर। सिंक्रो हमेशा इन दो भागों के साथ काम करता है। सिंक्रोस ट्रांसमीटर और रिसीवर का विस्तार जो है वो इस प्रकार है। पहला सिंक्रो ट्रांसमीटर, इसका निर्माण 3 स्टेप्स अल्टरनेटर जैसा होता है, 3 चरण अल्टरनेटर जैसा है। लोहे के नुकसान को कम करने के लिए सिंक्रोस का स्टेटर स्टील से बना है। स्टेटर को 3 चरण वाइंडिंग के फॉर्म में रखा गया है। स्टेटर वाइंडिंग की दूरी को एक दूसरे से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे रखा जाता है। तो ये एक स्टेटर है। स्टेटर के अंदर हमने ये क्या लगाया है, ये आपका स्लिप रिंग है और ये जो है ये आपका रोटर कॉइल है। ठीक है, और ये स्टेटर की वाइंडिंग है। इस प्रकार से स्टार फॉर्म में सिंक्रो ट्रांसमीटर को बनाया गया है। एसी वोल्टेज ट्रांसमीटर के रोटर पर लागू होता है और इसे व्यक्त किया जाता है। इसे VR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन ओमेगा सी टी के द्वारा शो करते हैं, जहां VR जो है वो रोटर वोल्टेज की RMS वैल्यू है, ओमेगा सी क्या है, वाहक आवृत्ति है। तो स्टेटर वाइंडिंग के कॉइल स्टार में जुड़े हुए हैं और सिंक्रोस का रोटर आकार में एक डंबल की तरह है और एक गाढ़ा कॉइल उस पर वाउंड किया गया है।
एसी वोल्टेज को पर्ची के छल्ले की मदद से रोटर पर लागू किया जाता है और सिंक्रोज की दर्शनात्मक विशेषताएं बताई जाती है। तो ये सिंक्रो एरर डिटेक्टर का फॉर्म है, ये ट्रांसमीटर है और ये कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर है। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक जनरल जानकारी के रूप में मैंने आपको ये बता दिया है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो ये क्या है, सिंक्रोज है। होप सो आज की क्लास में आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं सभी कुछ समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें जो नोट्स में थी मैंने बताई और कुछ चीज़ों को मैंने ऑनलाइन आपको समझाने की कोशिश की है। यदि कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझसे गूगल मीडिया क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।